हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास जो बेसिकली उनके लिए है जो बिल्कुल ही बिगिनर है, जो बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल भी नहीं जानते। आज से हम अपना न्यू मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के अंदर किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। ठीक है। वैसे तो जो भी मार्केट में है उन सब के लिए टेक्निकल एनालिसिस तो है। अगर आप इसमें अपना करियर देख रहे हैं या आप अपना खुद का वेंचर या स्टॉक ब्रोकिंग हाउस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए आपको। और अगर आप अपना स्टॉक ब्रोकिंग हाउस खोल रहे हैं तो आपके पास NISM का या NCFM का सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। या आप बिग MNC कंपनी में, MNC कंपनी जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हो गई उसमें जॉब के लिए देखना चाहते हैं, या स्टॉक ब्रोकिंग हाउस में टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए बिल्कुल। NISM का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपके नाम के आगे रिसर्च एनालिस्ट लग जाएगा। तो आप किसी को भी बाय सेल की टिप दे सकते हैं अपनी एडवाइजरी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में जाके, जो भी आप कंपनी ज्वाइन करोगे। ठीक है। राइट। तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आपके पास कई सारे लोग हैं, फैमिली में हो गए, रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल, जिनके पास पैसा तो है लेकिन आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पीपल हैव मनी बट दे डोंट नो वेयर शुड दे पार्क देयर मनी। तो आपने बोला कि सर मैं सेल्फ ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा पैसा जनरेट करके, मेरे लिंक में कई सारे लोग हैं जिनको मैं एडवाइस करना चाहता हूँ या ट्रेड करवाना चाहता हूँ ऑन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। तो उस केस में भी आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट द प्राइस एक्शन एनालिसिस, जहां आप एक स्टॉक के प्राइस के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके या उसके पास्ट के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके उसके फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट करते हो। ठीक है, उसको भी हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को समझने से पहले टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है यह समझना बहुत ज़रूरी है। और टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताती है हमें कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। ये सब हमें टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से समझा देती है। ठीक है। तो ये सब समझने से पहले हमें 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 एक थ्योरी समझनी पड़ेगी, जो थ्योरी है डॉ जोन्स की। डॉ जोन्स थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स एच डॉ। ये थ्योरी चार्ल्स एच डॉ ने लिखी थी। टेक्निकल एनालिसिस को डिज़ाइन ही किया था, डेवलप ही किया था चार्ल्स एच डॉ ने। ठीक है। एंड उन्होंने अपने नाम के ऊपर ये थ्योरी डेवलप करी थी, जिसको डॉ जोन्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आपने ये पढ़ने के बाद बोला कि सर कि मेरे को टेक्निकल एनालिसिस बहुत हार्ड लगती है, बाय द वे ये इतना हार्ड है नहीं, मगर फिर भी आपको हार्ड लगता है तो ये डॉ जोन्स की मदद से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, जो मार्केट में 30% तक आपको हेल्प करता है। इसको समझने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि चार्ल्स एच डॉ कौन थे, टेक्निकल एनालिसिस को क्यों स्टार्ट किया गया और डॉ थ्योरी क्या है। तो शुरू करेंगे। द डॉ थ्योरी was introduced by Charles H. Dow. He founded the Dow Jones. तो सबसे पहले चार्ल्स एच डॉ ने दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, जैसे कि इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही एक और मार्केट है जिसको हम US मार्केट बोलते हैं। तो US मार्केट की सबसे बड़ी इंडेक्स है, उसको डॉ जोन्स कहा जाता है। डॉ जोन्स एक इंडेक्स है, जैसे कि इंडिया के इंडेक्स को निफ्टी कहा जाता है, वैसे ही डॉ जोन्स एक इंडेक्स है। जैसे इंडिया के इंडेक्स को निफ्टी बोलते हैं, वैसे यूएस के मार्केट के इंडेक्स को डॉ जोन्स कहा जाता है। द डॉ जोन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स एच डॉ। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो चार्ल्स एच डॉ हैं, उन्होंने डॉ थ्योरी को इन्वेंट क्यों किया, ऐसा क्या कारण था जो डॉ थ्योरी को इन्वेंट करना पड़ा। तो एक कहानी समझनी पड़ेगी। चलो। बेसिकली जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी तो वो अपने इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट जब हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करती थी, और जो इंडिया में जो प्रोड्यूस हो जाता था ना,
उसको वो बाहर एक्सपोर्ट कर देती थी, राइट। तो टेक्निकली देखा जाए तो जो ग्रोथ मिलती थी वो इंडिया को मिलती थी। जो ब्रिटिशर होते थे वह इंडिया में 3 तरीके की लोगों से खेती करवाते थे, एक नील की, एक अफीम की, एक तंबाकू की। और इससे दिक्कत यह आ रही थी कि जहाँ एक बार ये खेती हो जा रही थी तो वो ज़मीन बंजर पड़ जा रही थी, वहाँ दोबारा खेती नहीं की जा सकती थी। इंडिया में उस टाइम पे लैंड एक्विजिशन भी बहुत था और लैंड बहुत सस्ते रेट पे मिलते थे। तो इंडिया में बाहर की कंपनी आती थी और अपना बिजनेस सेटअप करती थी। तो प्रॉब्लम ये आई, जो ग्रोथ थी वह इंडिया को मिलती थी। और 18 सेंचुरी में यूएस के अंदर जो इंडिया में काम कर रही थी वो कहती थी कि हम कब तक इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, कब तक हम इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। तो 18 सेंचुरी के अंदर एक रिवोल्यूशन आया जिसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के अंदर ब्रिटिशर कंपनी जो काम कर रही थी वह अपना बिजनेस सब छोड़ छाड़ के सब अपने अपने कंट्री चले गए और अपना बिजनेस को सेटअप करना उन्होंने शुरू कर दिया। जब यूएस के अंदर ये रिवोल्यूशन आया था तो उस टाइम पे सारी कंपनियां बननी शुरू हुई थी और इंडस्ट्री नई नई आनी शुरू हुई थी। अब इंडस्ट्री ने जैसे जैसे अपना प्लान सेटअप करना शुरू किया वैसी वैसी इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी। तो अब ये मालूम नहीं चल पा रहा था कि जो इंडस्ट्री के ग्रो होने पे जो ओवरऑल इकोनॉमी पे कितना पार्टिसिपेशन मिल रहा है। तो जो चार्ल्स एच डॉ थे उन्होंने एक इंडेक्स को डिज़ाइन किया, जैसे कि अब समझते हैं। अब देखिए, जैसे ये ड्राइंग है, मान लो ये बहुत सारी इंडस्ट्री है, ये एक इंडस्ट्री है, ये एक इंडस्ट्री है, ये एक इंडस्ट्री है, ये भी एक इंडस्ट्री है, ये भी एक इंडस्ट्री है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ये भी कंपनी, सब कंपनी है। अब मान लो कि ये वाली जो कंपनी है, ये वाली, मान लो ये एप्पल की कंपनी है। ये क्या प्रोडक्ट करती है? एप्पल के फ़ोन, ठीक है। ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है अपने एप्पल के फ़ोन्स को और यहाँ पे इसको स्टोर करती रहती है अपने गोडाउन में। ये गोडाउन है इनका। तो क्या इनको कभी प्रॉफिट होगा? क्योंकि ये सिर्फ सीधा मैन्युफैक्चर करती है और डायरेक्ट अपने गोडाउन में माल पहुंचा देती है। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि इनको ग्रोथ पाने के लिए इनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती थी। या तो इनको अपना जो इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है प्रोडक्ट, या तो इनको एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा बाहर देश में, या इसको डोमेस्टिकल तरीके से अपने ही उस शहर में बेचना पड़ेगा, तभी ये प्रॉफिट में होंगे, वरना इनका प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन तो प्रोडक्ट किया लेकिन प्रोड्यूस तो मार्केट में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां थी, ये 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 बहुत सारी। तो जो कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन जो बहुत बड़ी कंपनियां थी, तो उन्होंने 30 बड़ी कंपनियों को पिक करके बाहर निकाला। 30 बड़ी कंपनी इनमें से, इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। तो उन्होंने जो इस 30 कंपनी को बाहर निकाला तो इसको नाम दिया उन्होंने DJIA 30। DJIA का मतलब डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, और जो इसका बेस मॉडल था वो था $100 का, ठीक है, DJIA 30। तो इन्होंने देखा कि इसमें इनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो फिर उन्होंने इसकी देखा देखी में एक ट्रांसपोर्टेशन का भी वो खोल दिया। तो अब इन्होंने बोला कि अल्टीमेटली कोई कंपनी को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो चार्ल्स एच डॉ ने एक और इंडेक्स को डिज़ाइन किया जिसका नाम था, यहाँ लिखेंगे DJTA, डो जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। इसमें भी इन्होंने 30 कंपनियों को निकाला और इनका भी बेस मॉडल था $100, बेस प्राइस मतलब, सॉरी। तो इन्होंने सोचा कि अगर DJIA ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन भी ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर ये मैन्युफैक्चर करके अपना माल बाहर पहुंचाएंगे तो इनको इनकी हेल्प तो चाहिए ही। तो उन्होंने सोचा या फिर ये डाउन जाएगा
तो ये भी डाउन जाएगा, मगर उनको ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। इसको अपोजिट में ही उनको देखने को मिला। कभी ऐसा हो जाता था कि इंडस्ट्रियल एवरेज तो ऊपर जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन एवरेज नीचे आ रहा है, तो कभी इंडस्ट्रियल एवरेज नीचे आ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन एवरेज ऊपर जा रहा है, या कभी ये फ्लैट है तो ये अप में है, या ये डाउन में है तो ये अप में है। इनके में हमेशा रिवर्सल दिखाई दे रहा पड़ रहा। तो इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए डॉ जोन्स ने, चार्ल्स एच डॉ ने 7 प्रिंसिपल्स बनाए, 7 प्रिंसिपल्स। तो डॉ जोन्स के टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स 7 प्रिंसिपल्स। तो इसको अब हम थोड़ी अगली वीडियो में पढ़ते हैं।